नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जनजाति भागीदारी उत्सव आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव 15 से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जनजाति समुदाय के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस उत्सव में स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे। इस संबंध में जानकारी पर्यटन और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजना भी की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने बताया कि यह जनजाति भागीदारी उत्सव लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रायोजक नई दिल्ली और इफ्को टोक्यो होंगे। इस उत्सव में प्रदेश के 517 जनजाति बाहुल क्षेत्रों में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। 6 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन शिल्प मेला और जनजाति संस्कृति के संबंधित कार्यक्रम होंगे। साथ ही स्टॉलों पर जनजातीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। उत्सव में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनकी विस्तृत जानकारी दोनों विभागों के प्रमुख सचिवों ने साझा की है। उलिहातू एक जगह है झारखंड में, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी थी और उनका योगदान स्वाधीनता संग्राम में बहुत जबरदस्त रहा है। तो जो गुमनाम हमारे स्वाधीनता के नायक है, उनको हम सम्मान देने के साथ ही साथ उन्होंने जो कार्य किया देश के लिए, जिस तरीके का बलिदान दिया, उसको हम एक तरीके से युवा पीढ़ी तक इस माध्यम से पहुंचाएं ताकि वो अनजान न रहे। नहीं तो धीरे धीरे करके हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता के नायक कहीं न कहीं पर उनको हम भूल जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं उनके योगदान। तो इसी क्रम में सरकार ने निर्णय लिया था, केंद्र सरकार ने, कि उनके जन्मदिन को हम जनजाति भागीदारी महोत्सव के रूप में मनाएं पूरे देश भर में। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रारंभ किया था पिछले साल संगीत नाटक एकेडमी में। इसी की ये दूसरी कड़ी है। संगीत नाटक एकेडमी में ये 15 नवंबर से 20 नवंबर तक जो कार्यक्रम होगा, इसमें एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे हम आदिवासी जनजाति संस्कृति का अंग मानते हैं, उन्होंने प्रकृति से अपनी संस्कृति को लिया है। अपनी संस्कृति को जो जिया, उसका जो सृजन किया, वो काफी हद तक के प्रकृति से जुड़ करके किया है। तो पर्यावरण के प्रति भी उनकी जो एक संबद्धता होती है और प्रतिबद्धता होती है, ये अक्सर इनके जनजातीय नृत्यों में परिलक्षित होती है। इस क्रम में न केवल उत्तर प्रदेश के 10 लोक नृत्य जो जनजातीय नृत्य हैं उनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि 22 राज्यों से 38 लोक कलाकार दल हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, जो अपनी जनजातीय संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके अपने परिधान होते हैं। उन परिधानों में अलग तरीके से अपनी सृजनशीलता के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से वो रंग भरते हैं, और उसको भी हम परिधान प्रदर्शन के तौर पर प्रस्तुत करेंगे, ताकि आज के युग में जहाँ पे आधुनिकता में हम बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों को भूलते जा रहे हैं, उसको हम कैसे युवाओं से जोड़ें, युवा पीढ़ी को कैसे उसको परिचित कराएं। इसके लिए अलग अलग स्कूलों से हमने संपर्क करके प्रतिदिन कुछ न कुछ 4-6 स्कूल वहां पर विजिट करेंगे और देखेंगे। तीसरी बात है वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी। बहुत सारे वाद्य यंत्र विलुप्त होते जा रहे हैं, जो बांस के, लकड़ी के, मेटल के कई सारे बने हुए हैं अलग अलग तरीके से। आप देखेंगे उन वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाएंगे और उसके बारे में वहां पे डिस्क्रिप्शन होगा, तो साथ ही साथ QR कोड होगा, जिससे और डिटेल में जानना है उस वाद्य यंत्र के बारे में, तो आप मोबाइल से QR कोड पे जैसे ही फोकस करेंगे तो वो फिर पूरा डिटेल उस वाद्य यंत्र के बारे में बता देगा। तो एक तो वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी, दूसरा पुस्तकें। बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं कि भाई जनजातियों के बारे में जाने,
उनके उद्भव के बारे में जाने, किस तरीके से उनका जीवन होता है, किस तरीके से उनकी संस्कृति होती है, उसके बारे में जाने। उसके लिए वहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी और पुस्तक मेला भी इससे संबंधित है, वह भी होगा। व्यंजन वो क्या खाते हैं, ये भी जिज्ञासा होती है कि वो किस तरीके से खाते हैं। आज की तारीख में तो अब बहुत ही कॉमन हो गया है कि हर जगह पे आपको न केवल रोटी, अब तो हम ब्रेड और बिस्किट पे पहुंच गए हैं, और ये भी सब गांव देहातों तक पहुंच चुका है। लेकिन जो हमारे मूल व्यंजन रहे हैं, या जो एकदम जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए रहे हैं, वो भी कहीं हम भूल न जाएं। इसके लिए उन जनजातीय व्यंजनों की भी वहां पर प्रदर्शनी के साथ ही साथ लोगों को उसका स्वाद भी चखने के लिए मिलेगा। और कोई अगर सीखना चाहता है कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो ये जो शेफ हैं वो आपको वहां पे एक्सप्लेन करके समझा भी देंगे किस तरीके से बनाना है। इसके अतिरिक्त वहां पे खेलकूद, बहुत सारे खेलकूद होते हैं जो उन लोगों ने, जब आज की तारीख में तो क्रिकेट कॉमन है, बहुत सारे नए खेल अभियान चलाना और तमाम तरह के आयोजन जनजातीय समुदायों के गांवों के बीच में करना, और उसके साथ ही साथ स्कूलों में, कॉलेजेस में, बच्चों के बीच में, सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच में ये आयोजन किया जाना। तो ये पूरा जो है वो एक तरह से आप महीना ही देख लीजिए कि हम लोग जो जनजातीय समाज और ग्राम है उनके उन्नत विकास के लिए समर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो जिंदगी है, उनका जो संघर्ष है, उस मुद्दे को हम लोग हाईलाइट करने के लिए ये बड़ा आयोजन कर रहे हैं। पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को संज्ञानित होगा कि 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक नेशन वाइड कैंपेन है, जिसमें पूरे देश के ऐसे जनजाति बहुल गांव जहां पे जनजातीय आबादी जो है वो टोटल आबादी की 50% है, उनको चयनित किया गया। और इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश में ऐसे 517 गांव हैं जिनको हम लोगों ने चयनित किया है। और वो सैचुरेशन डेवलपमेंट स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स के सैचुरेशन मोड में वो अभियान चलाया जाएगा, और वो 4 साल का अभियान है। ये प्रथम चरण हमारा होगा, पहला साल, जिसमें रोड्स, बिजली, पानी, कृषि, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, सारी हाउसिंग, जितनी तरह के स्कीम्स हैं, उनके जो ट्राइबल कम्युनिटीज के अपने जो उत्पाद हैं उनको मार्केट करने के लिए, जो मल्टीपर्पज सेंटर्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, जितनी भी तरह की विभागीय योजनाएं चल रही हैं, उनसे उन 517 गाँव को सैचुरेट करने का जो अभियान है वो भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव बृजभूषण दुबे का बीती रात सड़क हादसे में निधन हो गया है। वे अपने बेटे के साथ गोरखपुर में लखनऊ लौट रहे थे जब अयोध्या के पास उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बृजभूषण दुबे की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को मामूली चोटें ही आई हैं। पुलिस के अनुसार हादसा रात के समय हुआ और जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू किया है। हादसे के कारण की जांच की जा रही है और बृजभूषण दुबे के निधन की खबर से विधानसभा में शोक की लहर है। लखनऊ नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। जोन 3 के तहत फैजुलागंज में IIM रोड तक 8 किलोमीटर लंबा नाला बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से हुए निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हुई हैं। नगर निगम के सिविल इंजीनियरों और ठेकेदारों ने मिलकर निर्माण सामग्री में घोटाला किया और नाला निर्माण के लिए खोदी गई मिट्टी को गायब कर दिया है। ठेकेदार अजय बिल्डर्स इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की घोटालेबाजी की है। नाला निर्माण के दौरान जो मिट्टी निकाली गई थी वह अचानक गायब हो गई है। हजारों डंपर मिट्टी के कहां जाने का कोई भी स्पष्ट जवाब निगम के अधिकारियों के पास नहीं है।
सिर्फ मिट्टी ही नहीं, निर्माण में उपयोग की गई सामग्री भी घटिया थी। आरसीसी नाले के निर्माण के बजदी की बजाय डस्ट का अधिकतम उपयोग किया गया, जिससे नाले की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए गए सरिये की गुणवत्ता पर भी अब अत्यंत घटिया क्वालिटी के उपयोग की जांच चल रही है, जो आसानी से हाथ से हिलने पर उखड़ने लगे हैं। यह साबित करता है कि मोटे कमीशन के बदले संबंधित इंजीनियरों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल को हरी झंडी दी है। निगम और ठेकेदार के बीच इस घोटाले की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच की मांग अब तेज हो चुकी है। कहते हैं नगर निगम में, लखनऊ नगर निगम में जितनी मजबूत सेटिंग उतना मजबूत काम पाइए, क्योंकि इस बार लखनऊ नगर निगम में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दूं, फैजुल्लागंज जोन 3 में एक नाले का निर्माण हो रहा था। 8 किलोमीटर का ये नाला था और ये लगभग करोड़ों की लागत से नाला बन रहा था, और जिसमें उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो 3rd क्लास का डस्ट का उपयोग किया गया। हाथ से सरिया हिलाने पे पूरा जो मटेरियल है वो गिरने लग रहा था। आप मेरे विजुअल्स जब देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। और ये नगर निगम का मुख्यालय, यहाँ पर वही जिम्मेदार बैठते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को नाले की भेंट पे चढ़ा दिया, और करोड़ों रुपए की जो मिट्टी निकली थी नाले में उसका कोई आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया। ना मिट्टी का जवाब आया, जो नाले में जो करोड़ों रुपए की लागत से बनना था नाला, ना उसका आधिकारिक कोई जवाब आया। और जब मेयर से इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। साफ तौर पर यह फैजुल्लागंज में निर्माणाधीन नाले पर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा था नाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से ये नगर निगम में एक बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है। आपको बताओ, इस नाले के तहत इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। विदाउट सेफ्टी के नाला बन रहा था, उसमें कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, कोई नेट का उपयोग नहीं था, और एक व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा था और सरियाएं निकली थी और उसकी वो बाइक गिरने की वजह से उसकी आंख में सरिया घुस गई और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में बीते 8 दिनों से चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले उसकी मौत हो गई। और आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, एक व्यक्ति की जान गई इन जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से गई। आपको बताओ, सूत्रों की माने तो सीएम मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की जो नीति चलती है वो नगर निगम भ्रष्टाचार के एकदम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ताक पे रख के नगर निगम के अधिकारी बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आखिरकार इन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? क्योंकि ये जो विजुअल्स हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि नगर निगम में जो फैजुल्लागंज में जो नाला बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हाथ से सरिया हिलाने पर मटेरियल है नाले का वो गिरना शुरू हो जाता है। तो आप एक तस्वीर है जिससे जाहिर हो जाता है कि करोड़ों रुपए का नाला भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, इतने महीने से काम चल रहा था। क्या वो नाला दोबारा बनेगा? क्या वो ठेकेदार पर एफआईआर होगी? बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं सीधे यहाँ के उच्च अधिकारियों के ऊपर। आखिरकार क्या ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के हुआ था? क्या परसेंटेज की बातें डील हुई थी? इसमें मामले बड़ी बातें हैं जो हॉर्नबिल टीवी उठा रहा है। आगे क्या निर्णय होता है, अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी अभी तक बसते नजर आए, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जांच की बता रहे, जांच की जाएगी। आखिरकार इतने महीने से जो रोजाना मीटिंग का जो बहाना देते हैं, जब अधिकारियों को फोन किया जाता है तो बताते हैं मीटिंग में है। मीटिंग क्या यही मीटिंग होती है कि भ्रष्टाचार किया जाए नालों में? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। करोड़ों रुपए की जो लागत से बनना था नगर निगम का नाला जो बनाया जा रहा था, उसमें करोड़ों रुपए की जो लागत बनी वो मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वो नाला है उसको हाथ से हिलाने में डस्ट गिर रही है। आखिरकार वो आगे इतना बड़ा जब 8 किलोमीटर का जो नाला बना दिया गया है तो यही मीटिंग के हवाले में होता था कि परसेंटेज पे डील होगी, ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जाएगा। इतनी मेहनत से नगर निगम हाउस टैक्स वसूलता, बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसता, यही शिकंजा कस के जो पैसा आता है वो सिविल डिपार्टमेंट के इंजीनियर उड़ा देते हैं और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाते हैं। अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस के नीति बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होती है? देखने वाला विषय है। वीडियो अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।
लखनऊ समेत जिले भर में छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन धूमधाम से मनाया गया है। इस दिन श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है और इस महापर्व का समापन किया। जिले के विभिन्न नदियों और तालाबों के घाटों पर आस्था का ऐसा दृश्य देखने को मिला जो किसी महायज्ञ से कम नहीं था। शहर से लेकर गांव तक घाटों पर संगीत और लोकगीतों की गूंज से पूरा जिला भक्तिमय हो गया। व्रती महिलाओं ने 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया और इस दौरान अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान सुख और उनके लंबी उम्र के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगी। इस पावन अवसर पर छठ पूजा में शामिल होने के लिए प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी घाट पर पहुंचे। उन्होंने छठ पूजा की विशेषताओं और इसके धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और इस पर्व की महिमा को लोगों के बीच साझा किया। इस महापर्व के दौरान घाटों पर उमड़ी आस्था और श्रद्धा की लहर ने यह साबित कर दिया है कि छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह समाज में एकता और सामूहिक आस्था का भी प्रतीक है। छठ पूजा का पर्व है, आप इसमें कैसे देखते हैं? महिलाओं को किस तरह की पूजा होती है, क्या आप मानते हैं इस परंपरा को? हम सब भगवान सूर्य का बहुत ही कठिन और बहुत ही शुद्ध व्रत है और इसमें भगवान सूर्य को पूजा को किया जाता है। इसको परिवार भगवान आज हमारी महिलाएं बहनों को आज आशीर्वाद देते हैं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। आज सभी लोग ये अपने कठिन व्रत करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध छठी मैया का व्रत है और लगातार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा व्रत है। आज के बाद जो है आज सूर्योदय पर भगवान सूर्य का आराधना करके आज जो है व्रत का समापन कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही के कारण इनका हौसला कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के किसान राजेंद्र सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि भूमाफियों धर्मेंद्र सिंह उर्फ कन्हैया ने धोखे से उनकी 1.5 बीघा ज़मीन हड़प ली है। राजेंद्र सिंह के अनुसार जब उन्होंने विरोध किया तो भूमाफिया ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं, अब आरोपी भूमाफिया उनकी जान तक के पीछे पड़ गए हैं। पीड़ित किसान ने अपनी ज़मीन वापस लेने और परिवार की सुरक्षा के लिए लखनऊ में अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कार्यालय मामले का संज्ञान लेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बीच हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करते हुए किसान राजेंद्र सिंह और उनके परिवार ने अपनी पीड़ा बयां की है, जो योगी राज में भी हैरान करने वाली है। किसान ने बताया कि किस तरह से उन्हें और उनके परिवार को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है अधिकारियों की कि कोई भी अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है, चाहे वो दबंग हो या किसान की ज़मीन पर कब्जा करता है, तो अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि उन पर जो दबंग भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकारी किस तरह से बेअंदाज हैं, बेलगाम हो चुके हैं या किसी से छिपा नहीं यूपी में। और आप देखिए हमारे साथ कुछ एक परिवार है, ये रायबरेली से ये परिवार आया हुआ है। ये किसान हैं और इनके साथ जो है इनकी पत्नी है, और ये मुख्यमंत्री के दरबार पर भी, मुख्यमंत्री के चौखट पर भी अपनी शिकायत लेके गए थे। मामला ये था कि ये किसान है, इनकी ज़मीन को एक दबंग है उसने जो है कब्जा कर लिया है और ज़मीन को छोड़ने के लिए इनको दबाव बना रहा है और कहता अगर कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। हालांकि इस बात को लेकर ये तमाम जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये फिर आ गए आरएलडी में आए, यहाँ किसानों की पार्टी है, किसान की पार्टी इस वजह से क्योंकि ये किसान है, तो इन्होंने लगा कि यहाँ से शायद इन्हें कुछ न्याय मिले, लेकिन यहाँ पर भी इनको कोई न्याय नहीं मिला। हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह, आप कहाँ से आए हैं और क्या मामला है पूरा बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। ये हमारा ये रायबरेली का थाना गुरबकसगंज मलिक मौ चौबारा ग्राम निवासी हूँ। वही ज़मीन का मामला है ये, और वहाँ पर हमारी ज़मीन हमारी पत्नी के नाम 1.5 बीघे ज़मीन थी। हमने 6 महीने पहले कन्हैया वो धर्मेंद्र सिंह उर्फ कन्हैया थाना हरचंदपुर क्षेत्र के लाल सिंह लाखन सिंह के पुरवा के निवासी हैं ये। इन्होंने पत्नी की हमारी ज़मीन रजिस्ट्री करा ली 32 लाख में 1.5 बीघा ज़मीन ले लिया। इन्होंने कहा कि आपको हम 16 लाख रुपए कैश घर में दे देंगे और 16 लाख की चेक दे देंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, मुझे ये धर्मेंद्र सिंह जो है जिसको आप बता रहे हैं, इसने आप ही की तरह कई और लोगों की ज़मीनें जो सरकारी भी हैं और भी जो दलित भी हैं और भी जो पीड़ित हैं उनकी भी ज़मीनें ली हैं। जैसा बताया कि 100 से 150 जो बीघा ज़मीन लोगों की ले ली है। क्या इसकी शिकायत कोई करता नहीं? अगर करता है तो क्या कार्रवाई होती है और आपने कहाँ तक शिकायत की अपने मुद्दे को लेकर? अगर किसी ने इतना डर बना हुआ कि हमारी ज़मीन के आगे पशु चिकित्सालय, सरकारी ज़मीन ग्राम समाज की जिसमें पशु चिकित्सालय बना हुआ है, ज़बरदस्ती 12 बिस्वा ज़मीन कब्जा कर लिया है। परसों पूरा चूना, मौके पर ही चूना डालकर, ना तो बैंक ना अस्पताल के अधिकारी बोल सकते हैं ना कोई बोल सकता है उनके डर के मारे। हम ये भूमाफिया है। ऐसे ही हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती हमारी पत्नी के ले लिया है, जिसमें कि 4 लाख की चेक केवल क्लियर हुई है और बाकी की चेकें बाउंस हो गई, ना पैसा दिया। अगर कहते कि अगर कोर्ट जाओगे, कोर्ट में मेरा 6 महीने से मुकदमा चल रहा है और फर्जी और ये चल रहा, कह रहे कि अगर कोर्ट जाओगे पैरवी करने तो हम पूरे परिवार को उड़ा दूंगा। इसलिए कि हम डर के मारे भाग फिर रहे हैं, जो कि हर जगह हमने एप्लीकेशन कहाँ एप्लीकेशन दी है? डीएम को दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज के दिन दिया है, उसके बाद आईजी साहब के यहाँ दिया है, एसपी रायबरेली को दिया है, थाना गुरबकसगंज को दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हर जगह शिकायत पत्र दिया है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे जाके दिया है। मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं, अधिकारियों से कहते रहे कि जो दबंग जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रहे, कार्रवाई करते रहें, लेकिन क्या लगता है कि इस सरकार में भी दबंग हावी हैं? कैसे लगता है, कैसे कह सकते हैं कि आपकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है? जी, कब्जा नहीं, मौके पर देख लिया जाए कि मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती जुतवा के पूरी ज़मीन जुतवा कर कब्जा कर लिया। कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द कोई दिखा पड़ेगा तो हम गोली मार देंगे हम, और इसीलिए डर के मारे हमने अपना गाँव घर छोड़कर लखनऊ आ गए हम। इसलिए मुख्यमंत्री को हमने दिया, अगर मुख्यमंत्री ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी तो हम पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे, एकदम पक्का है। ये किसान का दर्द है, आपने देखा किस तरह से ये फपक पड़े हैं, इनकी ये पीड़ा है क्योंकि ये हर जगह गए लेकिन हर जगह से इनको मायूसी मिली है। हमारे साथ और भी हैं इनके परिवार के। मैम, आप लोग जिस तरह से अपना घर परिवार छोड़ के भटक रहे हैं दर क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ न्याय की उम्मीद रखती हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। हाँ, रखे तो हैं, रखे ना हुई तो गुजारिश का है, गए ना, अब आज एप्लीकेशन दिए नहीं। अब आगे देखो क्या हुआ थे। अच्छा, ठीक है, आप एप्लीकेशन जगह जहाँ भी इनको कोई कह रहा वहाँ जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, कार्रवाई क्या होती है तो वक्त बताएगा। हमारे साथ किसान पुत्र हैं अजय सिंह, हम उनसे बात करेंगे। अजय, आप अपने पिता मम्मी और लोगों के साथ जो है जगह जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? क्या आप तो पढ़े लिखे हैं, युवक हैं, नवयुवक हैं, आपने कार्रवाई देखी है यूपी सरकार में, बुलडोजर की कार्रवाई देखी है, उसके बावजूद भी क्या लगता है कि यूपी में इस तरह के हौसले बुलंद हो सकते हैं भूमाफिया के? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा जी के शक्ति शासन में इतना तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन मामला ऐसा है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं एप्लीकेशन लेकर, जिस जगह जा रहे हैं, वहाँ पर इनका जो है नेटवर्क जैसे ज़िले में है तो वहाँ जाके
100 नंबर मैनेज कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं लोगों को और दबाव बनाते हैं, धमकी देते हैं। तो हम लोग तो ज़िले में तो चल नहीं पा रहे हैं डर के मारे। अब वहाँ नहीं चल पाए तो लखनऊ आए हैं। अब लखनऊ में जो है ये उम्मीद है कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा। पूरा विश्वास है, बाबा जी की सरकार है, पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा हमें। और हरचंदपुर थाना में फर्जी मुकदमा उन्होंने लिख दिया हम लोगों के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर। हम लोग घर में भी नहीं रह पा रहे हैं, ना बाहर रह पा रहे हैं। अच्छा, ये किसान पुत्र हैं अजय सिंह हैं, जिनका साफ कहना है कि जहां लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर उनको न्याय नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है, उस छवि के मुताबिक ये यहाँ लखनऊ आए हैं और इस उम्मीद में आए हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो डंका बजता है पूरे देश में, बाबा बुलडोजर वाले के रूप में पहचान है। और ज़रूर इस उम्मीद से आए हैं कि ऐसे भूमाफिया के खिलाफ यहाँ पर शिकायत पत्र दे दिया है और ज़रूर न ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसी उनकी उम्मीद है। और इसी भरोसे के साथ ये लखनऊ आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।